हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो सैलरी में परक्विजिट स्टार्ट किया हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो कि एम्प्लॉयर आपको रिम्बर्स कर रहा है या किसी भी तरह से कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी दे रहा है, तो इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है। अगर इन इंडिया है, हॉस्पिटल है एम्प्लॉयर का या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर कोई प्राइवेट भी है, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया है या फिर प्रिस्क्राइब डिसीज़ के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं जो कि जिस हॉस्पिटल को अप्रूव किया गया है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के द्वारा। ये जो केसेस हैं वो फुली एग्जाम्ड वाले केसेस हैं। इन अदर केसेस कहीं और ट्रीटमेंट करवाते हैं आप और आपका एम्प्लॉयर करवा कर देता है तो वो फुली टैक्सेबल है। उसके अलावा जो आउटसाइड ट्रीटमेंट हो रहा है आपका, उसमें 3 तरह के खर्चे होंगे। देखिए, एक तो होगा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं, अब वहाँ पर आप जाएंगे तो ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप रहेंगे भी वहाँ पर, तो वहाँ पर स्टे का खर्चा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट को उठाते हैं। ट्रीटमेंट पे जो भी खर्चा आता है, अगर तो आरबीआई के लिमिट तक है तब तो वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आरबीआई की लिमिट से ऊपर चला गया तो उतना पोर्शन जितना आरबीआई ने बोला था उतना आप माइनस कर देंगे, बाकी का पोर्शन आप टैक्सेबल कर देंगे। लाइक 2,50,000 खर्च हुए, आरबीआई ने कहा था कि 2 लाख इसकी लिमिट है इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए, तो आप जो 50,000 है वो आपकी परक्विजिट की वैल्यू बनकर सैलरी में ऐड हो जाएगी। उसके बाद स्टे अब्रॉड। अब अब्रॉड जाएंगे तो पेशेंट है, उसके साथ कोई ना कोई अटेंडेंट जाएगा, तो पेशेंट और उसके साथ जो एक अटेंडेंट गया होगा अब्रॉड, तो उसका खर्चा जो है आरबीआई की स्पेसिफाइड लिमिट तक ही एग्जाम्प्ट हो पाएगा। अदरवाइज जितनी लिमिट बताई गई होगी आरबीआई के द्वारा उतना अमाउंट एग्जाम्प्ट, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से अब ट्रैवलिंग का है, इसमें भी पेशेंट होगा और एक अटेंडेंट होगा, बट इसमें क्या होगा, या तो ये फुली एग्जाम्प्ट होगा या फिर फुली टैक्सेबल होगा। किस तरीके से, अगर आपकी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम लेस देन या इक्वल टू 2 लाख आ जाती है, किसको छोड़कर, ये वाली जो ट्रैवलिंग की ही बात कर रहे हैं, इसी का खर्चा छोड़कर जीटीआई आपकी इक्वल टू या लेस देन 2 लाख आ जाती है तो खर्चा क्या हो जाएगा, फुली एग्जाम्प्ट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग। अदरवाइज अगर जीटीआई आपकी 1 रुपये भी ज़्यादा आ गई तो ये पूरा का पूरा खर्चा जो ट्रैवलिंग का है वो आपकी परक्विजिट की वैल्यू बनकर सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो फैमिली है उसमें कौन इंक्लूड होगा। स्पाउस, चिल्ड्रन प्लस डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट में ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स आ जाएंगे, वो भी सिर्फ डिपेंडेंट होने चाहिए तभी आएंगे। मेडिकल अलाउंस मिलता है अगर आपको, वो फुली टैक्सेबल है। जो हम बात करके हटे हैं अभी वो किसके बारे में है, वो फैसिलिटीज़ के बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी जा रही है आपको। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एम्प्लॉयर अगर भर रहा है किस स्कीम के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या फिर आईआरडीए के द्वारा अप्रूव्ड स्कीम में प्रीमियम भरा जा रहा है, तो वो टैक्स फ्री होगा, क्योंकि देखा जाए तो वो उसके खुद के बेनिफिट के लिए है एम्प्लॉयर के, क्योंकि उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा या कुछ भी है उस चीज़ को मीट आउट करने के लिए इस तरह की स्कीम का अडॉप्ट कर लिया जाता है। इसी तरह से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयर भर रहा है उसका अमाउंट, तो वो भी टैक्स फ्री परक्विजिट है। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक एम्प्लॉई है, उसका ट्रीटमेंट यूके में चल रहा है, उसकी ट्रैवलिंग पर खर्चा आ रहा है 1,15,000, स्टे का खर्चा आया है 70,000 रुपये, जबकि आरबीआई की लिमिट थी 45,000, मेडिकल पे 70,000 खर्च कर आया है और परमिशन थी 50,000 की। अब हमने 2 केसेस उठाने हैं, जिसमें एक तो उसकी सैलरी बिफोर दिस परक्विजिट कितनी बनती है, 1,50,000 या फिर 2 लाख। तो पहला केस में क्या है, देखिए मेडिकल एक्सपेंडिचर दोनों केसेस में अप टू आरबीआई लिमिट तक एग्जाम्प्ट, बाकी हो जाएंगे टैक्सेबल। मतलब 70,000 माइनस 50,000 कितना हो गया, 20 दोनों में टैक्सेबल। उसके बाद स्टे अब्रॉड रहे हैं तो 70,000 का खर्चा कर आए हैं, लेकिन परमिशन थी सिर्फ 45,000 की, तो 70 में से 45 चले जाएंगे, 25,000 दोनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आ जाती है बात ट्रैवलिंग वाले की। तो ट्रैवलिंग वाले में हमने सैलरी निकालनी है, क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जीटीआई 2 लाख तक होगी तभी एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज होगा टैक्सेबल। तो सबसे पहले केस में सैलरी बनती है 1,50,000 और सेकंड में बन रही है 2 लाख। तो प्लस कर देंगे मेडिकल एक्सपेंडिचर
क्योंकि हमने उसमें क्या लिखा था, सिर्फ ट्रैवलिंग वाला इंक्लूड नहीं करना, बाकी हम इंक्लूड करेंगे। तो मेडिकल और स्टे का दोनों में 2020 और 25,000 स्टे का ऐड करने के बाद पहले केस में सैलरी बन जाती है 1,95,000 और सेकंड में बन जाती है 2,45,000। तो यहाँ पर देखिए जाए तो सेकंड केस में 2,45,000 2 लाख से ऑलरेडी अबव हो गई। तो यहाँ पर अबव होने से क्या हुआ कि इसकी जो ट्रैवलिंग की परक्विजिट थी वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी। तो सेकंड केस में ट्रैवलिंग कॉस्ट 1,15,000 और फर्स्ट केस में हमने नील ऐड कर लेनी है। तो टैक्सेबल परक्विजिट की वैल्यू 20, 25,000, 45,000 पहले केस में, सेकंड केस में 20,000, 25,000 और 1,15,000 टोटल हो जाता है 1,60,000। तो परक्विजिट की वैल्यू 1,60,000 बन जाती है। तो ये था मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अब हम करेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन। तो इंटरेस्ट फ्री लोन में परक्विजिट क्या है, हमें इंटरेस्ट बिना इंटरेस्ट के ही लोन मिल रहा है या फिर कंसेशनल रेट्स पर मिल रहा है, मतलब कम रेट पर मिल रहा है जो मार्केट में चल रही हैं। तो अगर 20,000 तक का लोन मिलता है आपको एम्प्लॉयर से तो वो फुली एग्जाम्प्ट है उस परक्विजिट की वैल्यू। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो भी प्रिस्क्राइब डिसीजेस के लिए मिल रहा है, तब भी वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट ही होगा। उसके बाद इन दो केसेस को छोड़कर, ठीक है, कि अप टू 20,000 और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिसीजेस, जो अदर केसेस रह जाते हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको परक्विजिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है तो आपने SBI रेट ले लेनी है, जो इंटरेस्ट की होगी उस टाइम पर चल रही होगी उस पर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। या फिर कंसेशनल रेट है तो SBI रेट और जो एम्प्लॉयर ने आपसे चार्ज किया है रेट, उन दोनों का डिफरेंस हम ले लेंगे और हमने चार्ज कैसे करना है, मंथली बैलेंस पर चार्ज करना है। जो हर मंथ के एंड डेट पर जो बैलेंस होगा उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट को चार्ज कर लेना है। फिर उस सब का टोटल कर लेना है, जितने में मंथ आउटस्टैंडिंग रहा वो बैलेंस, और वो हो जाएगी आपकी परक्विजिट की वैल्यू। अब यहाँ पर अब हमने पढ़ा था कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो एग्जाम्प्ट होगा अगर उसके लिए लोन मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी भी आपको रिम्बर्स कर रही है और उधर से आपने लोन भी ले लिया है, किससे, अपने एम्प्लॉयर से, तो फिर बेनिफिट एक जगह ही मिलेगा। तो फिर आपकी परक्विजिट की वैल्यू फुली टैक्सेबल हो जाएगी अगर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी भी आपको उसके लिए कुछ रिम्बर्समेंट दे रही है उस मनी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर लोन क्लोजली हेल्ड कंपनी ने दिया है अपने एम्प्लॉय को, क्लोजली हेल्ड कंपनी में एम्प्लॉय कौन सा है, जिसके पास 10% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, तो उस केसेस में हमने क्या करना है, उस केसेस में डिविडेंड का जो सेक्शन है 2 सबसेक्शन 22 क्लोज ई अप्लाई हो जाएगा और वो हम डीम डिविडेंड के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन का कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, देखिए कि 5 लाख का लोन 1 अप्रैल को उसको मिलता है। SBI की रेट उस टाइम चल रही है, इंटरेस्ट की जो रेट है वो 10% है और एम्प्लॉयर कहता है कि मैं तुझे 4% इंटरेस्ट पर दूंगा। अब यहाँ पर उसने कहा कि लेकिन नेक्स्ट मंथ से तू 1 लाख की रीपेमेंट करता जाएगा। तो यहाँ देखिए अप्रैल में आउटस्टैंडिंग बैलेंस मंथ एंड पर क्या होगा, 5 लाख का लोन लिया, कोई रीपेमेंट नहीं हुई तो 5 लाख ही होगा। मई में 1 लाख कम हो जाएगा क्योंकि मई की स्टार्टिंग में उसने पेमेंट कर दी होगी, तो 4 लाख। ऐसे ही जून में 3 लाख, जुलाई में 2 लाख और अगस्त में हो गया 1 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है मंथली। अब इस पर हमने क्या था 6%, क्योंकि देखिए 10% SBI की रेट है, एम्प्लॉयर आपसे चार्ज कर रहा है 4%, तो 10 - 4 हो गया, 6% से हम चार्ज करेंगे। लेकिन ये कौन सा हम मंथली बैलेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1/12 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 मंथ ओवर ईयर में कितने मंथ्स हो गए 12। तो इसको करने के बाद आप सबका इंटरेस्ट निकालेंगे। लाइक 5 लाख पर जब आपने निकाला 2500, 4 लाख पर 2000, 3 पर 1500, 1000 एंड 500। इसी तरह से अब हम इन सब इंटरेस्ट का क्या कर लेंगे टोटल, तो ये आ जाता है 7500। तो परक्विजिट की वैल्यू जो है 7500 है, जो कि आपकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये था हमारा इंटरेस्ट फ्री लोन की वैल्यू। अब इसके बाद हम करेंगे फ्री मील्स प्रोवाइड कर रहा है कौन, आपका एम्प्लॉयर। तो अगर तो वो देखिए रिफ़्रेशमेंट ही है, नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, बीवरेज अगर दिए जा रहे हैं तो ऑफिशियल आवर्स में मिल रहे हैं, रिफ़्रेशमेंट है तो ये क्या होगा एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल है ये तो सभी ही जगह
अवेलेबल ही होगा और देंगे आपको अगर अब वो आपसे काम करवाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं मील्स पर। अगर तो देखे जाए ऑफिस आवर्स में है, रिमोट लोकेशन पर है, ठीक है, वहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपके अगर रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन को छोड़ दिया जाए, बाकी ऑफिस टाइमिंग में आपको दिया जा रहा है या फिर पेड वाउचर के रूप में दिया जा रहा है, जैसे कि आपको वाउचर दे दिया कि 200 का वाउचर है, आप कैंटीन में जाइए और वहाँ से आप जाकर इसके बदले में मील ले सकते हैं, जो कि ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए वाउचर, ठीक है, जो आपको पेड वाउचर मिल रहा है। तो इस केसेस में क्या होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा 50 रुपीज़ तक। लाइक 70 का वाउचर मिला आपको, आपको कितनी बार मिला साल में, 20 बार आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया। तो इसमें से 70 माइनस 50 कर दीजिए, 20 बच गए। तो 20 तो टैक्सेबल है और कितनी बार मिला, 20 टाइम। तो 20 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, 400 रुपीज़ आपकी परक्विजिट की वैल्यू हो गई। इसके अलावा कोई और केस है, मतलब रिफ्रेशमेंट नहीं है, रिमोट लोकेशन नहीं है, ऑफिस आवर में नहीं मिल रहा, पेड वाउचर के थ्रू नहीं मिल रहा, और कुछ रह गया है, तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा वो आपकी परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगा। मतलब जो भी एम्प्लॉयर ने पेमेंट करी वो परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगला पढ़ लेते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है कि अगर तो आपको ऑफिशियल यूज़ के लिए दिया गया है, ठीक है, और आपने फुल डिटेल मेंटेन करके रखी कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, उसका नेचर क्या है एक्सपेंडिचर का, और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट दे देता है कि ये सब जो भी पेमेंट्स हुई हैं क्रेडिट कार्ड से वो ऑफिशियल यूज़ के लिए हुई हैं, तो मतलब फुली एग्जाम्प्ट है, मतलब नॉट टैक्सेबल होगा, क्योंकि ऑफिशियल यूज़ है तो ये तो एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए ही हुआ है खर्चा। अब बाकी क्या रह गया, टैक्सेबल हो जाएगा कब, जब चाहे तो डायरेक्टली पे कर रहा है एम्प्लॉयर या फिर रिम्बर्स कर रहा है, ठीक है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपका पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आपको क्रेडिट कार्ड तो दे दिया गया, मेंबरशिप फ़ीस और एनुअल फ़ीस भर रहा है आपका एम्प्लॉयर उसकी, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी खर्चा हो रहा होगा एम्प्लॉयर ने बियर किया है, चाहे वो डायरेक्टली चाहे रिम्बर्समेंट है, तो उतनी वैल्यू उसकी निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो मेंबरशिप फ़ीस हो चाहे वो एनुअल फ़ीस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है एम्प्लॉई को, ठीक है, उसकी एनुअल फ़ीस 500 रुपीज़ है पर ईयर की, वो आपका एम्प्लॉयर बियर करता है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली दे रहा है चाहे रिम्बर्स कर देता है आपको, तो वो 500 क्या है, परक्विजिट की वैल्यू है इन हैंड ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लब एक्सपेंडिचर। देखिए अगर क्लब ऑफिशियल ही है, ठीक है, ऑफिशियल क्लब है, कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तब तो उसकी परक्विजिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नील ही होनी चाहिए। अगर हेल्थ स्पोर्ट्स और सिमिलर फैसिलिटी दे रहा है, सभी को दे रहा है, सभी एम्प्लॉय को यूनिफॉर्मली दी जा रही हैं, तब भी क्या होगी, नील होगी परक्विजिट की वैल्यू। देखा जाए इन क्लब से क्या हो रहा है, फिटनेस इंप्रूव हो रही है एम्प्लॉयज़ की, तो ये तो वैसे भी बेटरमेंट के लिए ही है बिजनेस के। सेकंड है कॉर्पोरेट मेंबरशिप है एम्प्लॉयर के पास किसी क्लब की, ठीक है, उसने क्यों ली है कि ताकि उसके एम्प्लॉय इंजॉय कर पाएँ, तो इंजॉय कर रहे हैं सभी एम्प्लॉयज़ यूनिफॉर्मली, तो जो भी अमाउंट इनकर्ड होगा एम्प्लॉयर के द्वारा उस कॉर्पोरेट मेंबरशिप लेने के बाद का अमाउंट, ठीक है, वो होगी परक्विजिट की वैल्यू, मतलब इनिशियल फीस परक्विजिट में ऐड नहीं होगी एम्प्लॉय की, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर है, किसी क्लब में है आप, ठीक है, उसके एक्सपेंडिचर आपका एम्प्लॉयर सीधा कर देता है डायरेक्ट, तो जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने खर्च किया होगा उसमें से अगर उसने एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट चार्ज कर लिया, लाइक खर्चा तो हुआ 1000 का, उसने कहा 500 तुम 1000 अभी मैं दे रहा हूँ लेकिन 500 मुझे वापस कर देना, तो 1000 में से 500 चला जाएगा, तो 500 ही टैक्सेबल होगा परक्विजिट की वैल्यू। उसके बाद रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, मतलब यहाँ पर पहले एम्प्लॉय कर देता है फिर एम्प्लॉयर उसको जाकर पेमेंट कर रहा है, तो जितना भी अमाउंट उसने रिम्बर्स किया होगा, लाइक यही वाला क्वेश्चन अगर लें 1000 रुपीज़, अब यहाँ पर किसने पे कर दिए, एम्प्लॉय ने, तो एम्प्लॉयर कहता है मैं तुझे 500 रुपीज़ दूंगा, तो 500 जो एम्प्लॉयर ने दिए हैं वो क्या है, परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगी और सैलरी में ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद मूवेबल एसेट, कोई भी आपको मूवेबल एसेट यूज़ करने के लिए मिलती है एम्प्लॉयर से, तो सिर्फ कार को छोड़ देंगे क्योंकि मोटर कार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो उसके लिए थोड़ा प्रोविजंस अलग हैं। तो अगर किसकी ओन्ड है ये जो भी एसेट आपको मिल रही है मूवेबल एसेट ओन्ड है एम्प्लॉयर के द्वारा,
तो वही कि वियर टीयर की जो वैल्यू बनेगी 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट वो आपकी परक्विजिट में ऐड हो जाएगी। यही अगर उसने ओन्ड ना करके हायर करके दिया होता कुछ आपको, लाइक मान लीजिए फर्नीचर ही है, उसने 100 रुपये वो पर मंथ पे कर रहा है रेंट पर लेकर, और आपको दिया हुआ है उसने फर्नीचर, तो जो 100 रुपीज़ दे रहा है वो आपके हाथ में, एम्प्लॉई के हाथ में परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगी। इसके अलावा अगर कंप्यूटर लैपटॉप आपको दिए जा रहे हैं यूज़ के लिए, तो ऑफिशियल यूज़ के लिए दिए जा रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो रहा होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो कंप्यूटर लैपटॉप को छोड़ के एग्जाम्प्ट है, और कार का हमने अलग पढ़ा है। बाकी के लिए ओन्ड है तो 10%, अगर हायर है तो एक्चुअल हायर चार्जेस जो एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा परक्विजिट की वैल्यू बनेगी। अभी हमने देखा अगर मूवेबल एसेट आपको यूज़ के लिए मिलती है, लेकिन अगर यही आपको सेल कर दी जाए एम्प्लॉयर के द्वारा, तब क्या करना है। तो सेल प्राइस अगर कम है, WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू से कम है सेल प्राइस, तो इसका मतलब आपको थोड़ा कंसेशन दे रहा है, तो वहाँ पर वैल्यू परक्विजिट की क्या हो जाएगी, रिटन डाउन वैल्यू माइनस सेल प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू क्या है कि डेप्रिसिएशन के बाद जो उसकी सेल के टाइम पर वैल्यू बची थी बिजनेस के अंदर, उसको बोलेंगे रिटन डाउन वैल्यू। अब यहाँ पर अगर तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है, कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दे रहा है, तो 50% आपने क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन, वो भी कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। इसी तरह से अगर मोटर कार देता है, मतलब सेल कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी 20%, ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। और इन केस इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ और मिल जाता है तो आपको क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, बट डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी, 10% होगी। अब इसके अंदर एनी अदर में आ जाएगा, जैसे फर्नीचर मिला, सोफ़ा मिला, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी हो गया या कंप्यूटर हो गया, इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर परचेज किया था 1 जुलाई 2016 को 2 लाख का, और कार की थी 3 लाख की। ये कब की थी, 1 अप्रैल 2017 को। तो कंप्यूटर को उसने एम्प्लॉय को सेल कर दिया 20,000 रुपये में 18/8/2019 को, और कार सेल कर दी है 1 मार्च 2020 को 50,000 की। तो अब इसका हमने देखना है कि परक्विजिट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखिए WDV ऑफ कंप्यूटर निकालते हैं। सबसे पहले 2 लाख, 1 साल उसको कब हो जाएगा, 30/6/17 को 1 साल हो गया, तो यहाँ पे 50% लगेगा, तो 50% 2 लाख का 1 लाख बना, इससे रहेगी 1 लाख WDV की वैल्यू किस तारीख को, 1/7/17 को। फिर इस साल फिर से लगा 50,000, 50% बन गया, तो 50,000 से WDV रह जाएगी 1/7/2018 को। फिर से 50% लगेगा, 25,000 बन गया 50,000 का, तो यहाँ पर रह गया 25,000 1/7/2019 को। अब देखिए 1/7/2019 को, और बेचा कब है, 18/8/2019 को। तो ये बचा हुआ पीरियड है, मतलब 1/7/19 से 18/8/19 तक का, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, मतलब फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन हमने लगाना है जब हमने ये मूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो ट्रांसफ़र का कंसेप्ट लेना है। तो यहाँ पर 25,000 ही आ जाएगी WDV की वैल्यू 18/8/19 को, और बेचा कितने का था, 20,000 का। तो WDV माइनस सेल वैल्यू कितना, 25,000 में से 20,000 गया तो 5,000 आ जाएगी परक्विजिट की वैल्यू फॉर कंप्यूटर। उसके बाद WDV ऑफ कार निकालते हैं। 3 लाख का था, 1/4/17 को लिया, 1/4/17 से 31/3/18 तक 20% से डेप्रिसिएशन है कार के लिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 60,000 माइनस कर देंगे, रह जाएगा 2,40,000। फिर अगले साल के लिए 1/4/18 से 31/3/19 तक फिर से 20%, 2,40,000 पे 48,000 माइनस के 1,92,000। अब सेल का टाइम आ गया 1/3/2020, और 1/4/19 को WDV है 1,92,000। तो फिर से फुल ईयर नहीं बन पाया, कितने दिन कम रह गए, चाहे 1 महीना ही कम था, लेकिन फिर भी हम इसे क्या, इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या लेना है, फुल ईयर्स। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो हो जाएगा नील, तो हमारी WDV 1/3/2020 को रह जाएगी 1,92,000, जबकि उसको बेचा कितने का गया है, कार को बेचा गया था 50,000 का। तो 1,92,000 में से 50,000 चले जाएंगे, तो 1,42,000 आपकी परक्विजिट की वैल्यू होगी, जो कि एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसके अलावा बाकी जो परक्विजिट हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा और समझ में आना मुश्किल हो जाता है फिर। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब इट।